हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनएलसीसी परिवार पे। और आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इस लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे होंगे और अपने घर पे ही होंगे। आप लोग इस समय अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरत होती है तभी घर से बाहर निकलिए। चलिए, आज हम लोग का टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। हम लोग ऐसे प्रश्नों को आज हल करेंगे जो हर आपके कुछ कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम में तो जरूर पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे जो हर साल आपसे पूछे जाते हैं। तो आइए उस प्रश्नों को देखते हैं। वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हल होने वाले हैं आज और बहुत ही मजा आने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपको समझाया जाएगा। आइए भैया समझते हैं। सबसे पहले जो बेसिक हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में होता है ना। किस चतुर्थांश में कौन धनात्मक होता है, कौन ऋणात्मक होता है, भुज धनात्मक होता है कि कोटि धनात्मक होता है, भुज ऋणात्मक होता है कि कोटि ऋणात्मक होता है। इस तरह की चीजें हम लोगों ने शुरू में पढ़ी हुई थी। उसी पे आधारित आपका पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में है। अर्थात आपको चार बिंदु दे दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चार बिंदु दे दिए गए हैं भैया और चारों को पूछ रहा है कि किस चतुर्थांश में है। क्वेश्चन को समझते रहिएगा। इन चारों को पूछ रहा है कि किस चतुर्थांश में है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको हल करने के लिए हम लोग, आप जानते हैं बहुत बढ़िया से कि हम लोगों ने सीखा हुआ था कि प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, चार तरह के चतुर्थांश होते हैं। अगर आपको बहुत डीपली पढ़ना हो तो पार्ट 1 आप जाकर के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पे बहुत बेसिक तरीके से आपको पढ़ाया गया है। तो आपके ये चारों जो होते हैं भैया वो अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। किसी में भुज माइनस होता है, किसी में कोट माइनस होता है, तो अलग अलग होता है। एक बार हम लोग जो थोड़ा से देख लेते हैं। ये हम चतुर्थांश बना लेते थे, है ना। चार पार्ट में बढ़ गया। इसको प्रथम मान लेते थे, इसको द्वितीय और इसको तृतीय और इसको चतुर्थ योद्धाओं। इसको पहला, इसको दूसरा, इसको तीसरा और इसको चौथा। भैया ये चार चतुर्थांश मान लेते थे। इसको एक्स अक्ष मानते थे, इसको एक्स डैश, इसको वाई मानते थे, इसको वाई डैश। इसको एक्स क्यों माना गया? एक्स अक्ष पे चली गई दूरी धनात्मक होती है, एक्स डैश पे चली गई दूरी ऋणात्मक होती है। वाई अक्ष पे चली गई दूरी धनात्मक होती है, वाई डैश पे चली गई दूरी ऋणात्मक होती है। तो हम लोग यहाँ पे देखते थे कि पहले एक्स को लिखा जाता है तब वाई को लिखा जाता है। कहने का मतलब पहले आपका भुज लिखा जाता है तब कोटि लिखा जाता है। एक्स का जो चली गई दूरी होती है, एक्स अक्ष पे जो चली गई दूरी होती है उसको हम पहले लिखते हैं भैया और बाद में वाई अक्ष पे चली गई दूरी लिखते हैं। तो आप देखिए अगर यहाँ पे हम लिखेंगे तो प्लस कामा प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ये भी एक्स पे भी प्लस जा रहे हैं हम लोग और वाई पे भी प्लस जा रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाता था? माइनस कामा प्लस हो जाता था। क्यों? क्योंकि एक्स डैश पे हम लोग यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे माइनस माइनस हो जाता था क्योंकि एक्स पे भी माइनस जा रहे हैं और वाई पे भी माइनस जा रहे हैं। यहाँ पे प्लस माइनस हो जाता था। ये चीजें हमको पता थी, इतनी चीजें हमको पता थी। ये चीजें हमने आपको बेसिक में एकदम बताया हुआ था। अब इसी की तुलना यहाँ से हम लोग करा लेते हैं। देखिए अगर हम लोग पहला सवाल देखते हैं, कह रहा -4,5। क्या कह रहा भैया? -4,5। अब आप देखिए माइनस पहले होना चाहिए फिर प्लस होना चाहिए। किस चतुर्थांश में है? देखते रहिएगा ध्यान से। आप कहेंगे सर द्वितीय में। देखिए ये माइनस है और ये प्लस है। कहने का मतलब ये किस में हो गया भैया? फिर सेकंड में। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए दूसरा देखते हैं। 5,3 दोनों प्लस में। अब आप देखिए किस चतुर्थांश में दोनों प्लस होते हैं? आप कहेंगे सर पहले में दोनों प्लस होता है। तो ये आपका हो जाएगा कैसा चतुर्थांश? पहला चतुर्थांश हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। दोनों माइनस होते हैं। तीसरे चतुर्थांश में दोनों देखिए माइनस हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं? तुलना करवाइएगा। -2 और -3। कहने का मतलब ये किस में आ जाएगा? तीसरा वाला तीसरे चतुर्थांश में। चौथा देख लीजिए किस चतुर्थांश में है? पहले प्लस है फिर माइनस है, तो आप देखिएगा ये प्लस में है और ये माइनस में। कहने का मतलब चौथा चतुर्थांश में है। ठीक है, चौथा चतुर्थांश में। चारों सवाल ये आपको समझ में आए? बढ़िया से समझ में आने चाहिए। पहला इसलिए हो गया क्योंकि पहला हम जानते हैं, पहला सवाल माइनस और प्लस किस में होते हैं? द्वितीय चतुर्थांश में। दूसरा हम जानते हैं प्लस प्लस किस में होते हैं? प्रथम चतुर्थांश में। और उसके बाद आप देखिए माइनस माइनस किस में होते हैं? तृतीय चतुर्थांश में। और प्लस माइनस किस में होते हैं? चतुर्थांश में। समझ में आया भैया सबको? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है भैया। अगला देख लेते हैं। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कास अल्फा कामा माइनस साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा कामा साइन अल्फा के बीच की दूरी ज्ञात करो, के बीच की दूरी ज्ञात करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आप लोग इस सवाल पे टिक कर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट लिख दीजिएगा भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर पूछा जाता है आपसे, बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछ लेता है। चलिए समझते हैं इस सवाल को कैसे हल किया जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं योद्धाओं। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमको दो दिया गया है, कास अल्फा कामा माइनस साइन अल्फा, दो निर्देशांक दिए गए, ये पहला हो गया और आपका दूसरा हो गया कास अल्फा माइनस में और ये हो गया साइन अल्फा। पहला हो गया x1 y1, दूसरा हो गया x2 y2। पहला हो गया x1 y1, दूसरा हो गया x2 y2, इतना आपको दिया गया है भैया, ठीक है। अब यहां से अगर हम तुलना करवाएं तो x1 बराबर हमको क्या मिल गया, कास अल्फा, और y1 बराबर हमको क्या मिल गया, साइन अल्फा माइनस में, ठीक है, ये हमको मिल गया। दूसरा देख लेते हैं, x2 बराबर आपको क्या मिल गया, माइनस में कास अल्फा और कामा करके y2 बराबर आपको क्या मिल गया, साइन अल्फा। y2 बराबर आपका कितना मिल गया, साइन अल्फा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब फार्मूला होता है आपका d इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत भैया किसी को नहीं होनी चाहिए भैया योद्धाओं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, अंडर रूट x1 का मान आप देखिए कितना दिया गया है, कहेंगे आप सर कास अल्फा, यहां पे रख दिया गया कास अल्फा। x2 का मान कितना दिया गया है, माइनस कास अल्फा, यहां लिख देंगे प्लस कास अल्फा का स्क्वायर बन जाएगा भैया, कोई दिक्कत। ये माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस हो गया भैया, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर के प्लस हो गया, देखते रहिएगा। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, y1 का मान आपका दिया गया है माइनस साइन अल्फा, क्या दिया गया है, माइनस साइन अल्फा, और y2 का मान क्या आपका दिया गया है, साइन अल्फा, तो हो जाएगा माइनस साइन अल्फा का स्क्वायर, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अगला स्टेप देख लेते हैं, कास अल्फा मिलकर के कितना हो गया, 2 कास अल्फा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2 कास अल्फा का स्क्वायर हो गया, प्लस में माइनस साइन मिलकर के माइनस 2 साइन अल्फा का होल स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई समस्या है भैया, नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अब आप देखिए इसका अगर हम स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर अगर आप कर देते हैं, स्क्वायर अगर आप करेंगे भैया तो क्या मिल जाए आपका, 4 कास स्क्वायर अल्फा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए प्लस में ऐसे इसका करेंगे तो -2 का स्क्वायर भी तो 4 होता है, तो हो जाएगा आपका 4 साइन स्क्वायर अल्फा। यहां तक किसी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए 4 कास स्क्वायर अल्फा भैया, 4 कास स्क्वायर अल्फा प्लस 4 साइन स्क्वायर अल्फा, दोनों में 4 कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दोनों में 4 कॉमन है ना भैया योद्धाओं, तो हम लोग 4 कॉमन ले लेंगे, तो अंडर रूट में आपका 4 इंटू यहां पे बचेगा कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। फिर अगले स्टेप में आप देखिए, कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा लिखें या साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा लिखें, और आप जानते हैं ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीका होती है जिसके बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा बराबर 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये हम लोगों ने त्रिकोणमितीय में सर्वसमीका में पहली सर्वसमीका पढ़ी हुई थी, ठीक है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो जो ये पूरा मान लिखा हुआ है इसके स्थान पे हम लोग 1 रख सकते हैं ना, तो आपका हो जाएगा 4 इंटू 1, अर्थात d इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट 4 या d इक्वल टू 2, 2 मात्रा। क्यों भैया, क्योंकि हम जानते हैं 4 का जो स्क्वायर रूट होता है ना, जो 4 का अंडर रूट होता है, वर्गमूल होता है, वो कितना होता है भैया, 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था भैया आपका, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग।
चलिए योद्धाओं आगे बढ़ते हैं। चलिए योद्धाओं अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल आपका कह रहा है कि चित्र में एडी माध्यिका है तो डी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज हमको दिया हुआ है, देखते रहिएगा। पहला बिंदु इसका ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। ए बी सी एक त्रिभुज दिया गया है जिसमें एडी एक माध्यिका है। ठीक भैया, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा। ए बी सी आपको त्रिभुज दिया गया है, एडी आपकी माध्यिका है और कह रहा है डी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो। अब हम जानते हैं कि जो माध्यिका होती है वो त्रिभुज के जिस रेखाखंड पे होती है उसको दो भागों में समान रूप से डिवाइड करती है, अर्थात बीडी की लंबाई जितनी होगी उतनी ही सीडी की लंबाई होगी। ये सही है कि नहीं सही है भैया? अर्थात ये मध्य बिंदु बीसी का मध्य बिंदु हुआ कि नहीं हुआ? और हम जानते हैं कि किसी भी जो रेखाखंड होते हैं उनके मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 कामा y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। यही तो होता है भैया। चलिए अगर हम इसको मान लेते हैं x1 और इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2 और इसको मान लेते हैं x, y। ठीक है, x, y। तो x, y बराबर हमको फार्मूला पता है कि x1 + x2 पूरे बटे 2 कामा लगा करके y1 + y2 पूरे बटे 2। ये क्या होता है भैया? मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है आपका। किसका निर्देशांक होता है? मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है आपका। आपका मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया। चलिए अब सबका मान हम लोग रख देते हैं। चूंकि इसका और इसका मध्य बिंदु यही डी था इसलिए हम लोगों ने फार्मूला रख दिया। तो x, y बराबर आपका मिल जाएगा x1 के स्थान पे कितना है 4 प्लस लगाएंगे y और x2 के स्थान पे कितना है 6 पूरे बटे 2 कर देंगे, कामा लगा करके y1 के स्थान पे कितना है 7। ठीक है, और आप देखिए y2 के स्थान पे -5 है भैया, +5 ना होकर के क्या है -5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -5 क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। चलिए अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं भैया। 6 4 आपका 10 हो गया, 10 बटे 2 हो गया, कामा लगा करके 7 में से 5 गया आपका 2 बचा, 2 बटे 2 हो गया। अब 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, बचा 1 और 2 पंचे 10, ये हो गया 5। ठीक है, तो x, y बराबर हो गया आपका 2 पंचे 10 अर्थात 5, 1 एकन्ना 1 हो गया। x, y बराबर 5, 1 आ गया आपका। 5 दूनी 10 हो गया और 2 एकन्नम 2 हो गया, आपका कैंसिल हो गया। अर्थात जो आपका आंसर आ गया डी बिंदु का निर्देशांक आपका कितना आया 5, 1। और अगर आपसे इसी में आगे सवाल पूछ लेता है कि माध्यिका एडी की लंबाई ज्ञात कीजिए, अगर आपसे सवाल इसी में बढ़ा देता है, कह देता है कि एडी की लंबाई भी ज्ञात कीजिए, लंबाई भी ज्ञात करो, तो आपको पता है कि आपको इसका निर्देशांक मिल गया और इसका निर्देशांक मिल गया। इन दोनों के बीच की दूरी हम लोग निकाल लेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेंगे और जो आपका आ जाएगा वही तो आपकी एडी की लंबाई हो जाएगी भैया। दो बिंदुओं की बीच की दूरी के फार्मूले से हम लोग निकाल लेंगे, वही तो आपका एडी हो जाएगा, वही आपके मध्यिका की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए भैया। अगर आप लोग चाहें तो हम बता सकते हैं। चलिए देख ही लेते हैं। तो आप देखिए ए का निर्देशांक दिया हुआ है 5, -7 और आपका डी का निर्देशांक दिया हुआ है, अभी हम लोगों ने निकाला 5, 1। इसके लिए हम लोग इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। अब हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला कह रहा है कि x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 - y2 का होल स्क्वायर। भैया कोई दिक्कत? मान रख दीजिए, x1 का मान आ गया आपका 5 और x2 का मान आपका आ गया -5। 5 और -5 का होल स्क्वायर प्लस में y1 का मान कितना आ गया आपका भैया -7 और y2 का मान कितना आ गया -1 का स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ 0 का स्क्वायर हो जाएगा
क्योंकि 5 में से 5 गया 0 और यहाँ पे हो जाएगा -8 का स्क्वायर प्लस में लगा करके -8 का स्क्वायर। देखिए 6 7 और 1 8 हो गया। अब आप देखिए अगले स्टेप में 0 हो गया, 8 8 64 हो गया। तो अर्थात आपका कितना आ गया 8 मात्रक। जो आपकी डी आ गई, जो आपकी त्रिभुज के मध्यिका की लंबाई मिल गई वो कितनी मिल गई भैया 8 मात्रक। कितना मिल गई आपको 8 मात्रक। सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके बताएं हमको आपको वीडियो ये कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके जो भी सुझाव शिकायतें होती हैं उससे हम मोटिवेट होते हैं और अच्छा करने का प्रयास करते हैं। इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि अपने सुझाव और शिकायत हम तक पहुंचाते रहें, ताकि हम और अच्छा करने का प्रयास करें और आपके सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छे तरीके से वीडियोज़ ला सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।